शिफ्टों में कहां से क्वेश्चन पूछे गए थे और अधिकतर किस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिला था हर शिफ्ट में। ओके, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या पूछा था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक रहा था, तो केरल राज्य का था। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड को, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। सेकंड का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो इसकी स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ की कुल ऊंचाई कितनी है। दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ की कुल ऊंचाई कितने फीट की है, 23.8 फीट की है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, और आगे बढ़ने से पहले आप अपने शिफ्ट में बैठने से पहले ये पेपर में छपने वाला प्रश्न को पढ़ लेंगे। जिस लेवल के सवाल इस टाइम एडीक्यूटिव पैटर्न में पूछी जा रही है, सारे प्रश्न भाई इस पीडीएफ में हमने ऐड कर दिया है। आप सभी को अपनी परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक सरसरी नजर में तो इस पीडीएफ को जरूर देखना चाहिए भाई, क्योंकि इससे आप सभी की रिवीजन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। प्लस जितने भी टॉपिक से प्रश्न देखने को मिला है, सारे टॉपिक के प्रश्न हमने इसमें ऐड कर दिया भाई। जहां जहां इस क्वेश्चन अभी तक पूछे गए सारे क्वेश्चन इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। इसमें आपको जीके जस्ट करंट अफेयर के पूरे क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश के पूरे क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा हम आप सभी को रीजनिंग प्लस मैथ के भी विथ डिटेल सोल्यूशन में क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे। मिलेगा आपको ये कैसे भाई, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। ये सामने आप सभी के स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, इस पे मैसेज कर मात्र भाई 50 रुपीज में 50 रुपीज पे करके आप पूरे पीडीएफ को अपने पास मंगा सकते हैं। तो जल्दी करिए भाई, अपने परीक्षा में जाने से पहले इस पीडीएफ को एक बार जरूर पढ़िए आप लोग, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा था, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया है, तो नासा ने लॉन्च किया है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है। भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में है, बताएंगे आप सभी। तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, और जिनका पेपर हो चुका है वो भाई अपना आंसर की भी मिला लें। ओके, देखिए गुलाम यानी ममलुक वंश के निम्नलिखित शासकों को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करिए। बताएंगे आप सभी, गुलाम वंश के शासकों को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे बलबन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है। तो सबसे पहले कौन आएंगे, इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक आएंगे, यानी 2 नंबर सबसे पहले आएंगे भाई। ठीक है, फिर उसके बाद इल्तुतमिश आएंगे, यानी सी हो जाएंगे। बलबन लास्ट में, यानी बी को हम मान लेते हैं 2, सी को 3, ए को 1, यानी 2 से 31। देखिए कौन सा ऑप्शन है, सेकंड नंबर का है। याद रखिए सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, लास्ट में बलबन। ठीक है, तो इस सवाल का 231 आपका परफेक्ट आंसर है। ये कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है भाई, अच्छे से देख लीजिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है, तो अनुच्छेद 39A देता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, दिल्ली के लाल किले को बनाने में कितने वर्ष लगे थे। दिल्ली के लाल किले को बनाने में कितने वर्ष लगे थे, तो पूरे 10 वर्ष लगे थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है। आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है, तो अनुच्छेद 250 देता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, गारुड़ी गोम्बे किस भारतीय राज्य का
प्रसिद्ध लोक नृत्य है? भाई इस बार तो ऐसे ऐसे लोक नृत्य सवाल पूछा गया ना कि पहली बार बहुत से स्टूडेंट नाम तो सुने होंगे भाई। मैं खुद पहली बार नाम सुना था भाई। एक आध दो ऐसे अक्षर आ गए थे। जैसे ये देखिए, गारुडी गुम्बे किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो भाई ये कर्नाटक राज्य का है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। बंदूक से गोली छोड़े जाने पर बंदूक पीछे की ओर झटका यानी रिकॉइल किस नियम के कारण महसूस करती है? बंदूक से गोली छोड़े जाने पर बंदूक पीछे की ओर झटका किस नियम के कारण महसूस करती है? तो ये न्यूटन के तीसरे नियम से महसूस करती है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा था? स्थिति के आधार पर मेरिस्टमैटिक उत्तक के कितने प्रकार होते हैं? स्थिति के आधार पर मेरिस्टमैटिक उत्तक के कितने प्रकार होते हैं? तो पूरे 3 प्रकार के होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। पारंपरिक थ्री किंग्स फीस्ट मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? पारंपरिक थ्री किंग्स फीस्ट मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये गोवा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। कोंकण और विदर्भ किस राज्य के प्रमुख भौगोलिक और प्रशासनिक क्षेत्र हैं? कोंकण और विदर्भ किस राज्य के प्रमुख भौगोलिक और प्रशासनिक क्षेत्र हैं? तो ये महाराष्ट्र के हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो मनीला फिलीपींस में है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा था? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाता है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को किस नाम से जानते हैं? शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया था? महाराष्ट्र के कौन से जिले मुख्य खनिज युक्त बेल्ट है जो मैग्नीज और कोयला भंडार के प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र के कौन से जिले मुख्य खनिज युक्त बेल्ट है जो कि मैग्नीज और कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो एक देखिए, नागपुर है, भंडारा और एक चंद्रपुर है। ये तीनों जिले हैं। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। पेशेवर बास्केटबॉल में धातु की अंगूठी का मानक व्यास कितना होता है? पेशेवर बास्केटबॉल में धातु की जो अंगूठी का मानक व्यास होता है वो कितने इंच का होता होगा? तो पूरे 18 इंच का होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। भारत और श्रीलंका को इनमें से क्या अलग करता है? कुछ सवाल तो बहुत इजी लेवल के पूछे गए थे। जैसे ये सवाल देखिए, भारत और श्रीलंका को इनमें से क्या अलग करता है? कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? तो पाक जल डमरू मध्य अलग करता है भारत और श्रीलंका को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। अजमेर के चौहानों के विस्तार के दौरान उनके मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे? अजमेर के चौहानों के विस्तार के दौरान उनके मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे? तो गुजरात के चालुक्य थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी ISI के संस्थापक कौन थे? भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन थे? तो PC महालनोबिस थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा था? जीत थाइल का कौन सा उपन्यास मैन बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था? जीत थाइल का कौन सा उपन्यास मैन बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था? तो नार्कोपोलिस के लिए मैन बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था जीत थाइल को। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 का पूछा था? जानवरों की खाल को संरक्षित करने और उन्हें जीवित जैसा दिखाने के लिए भरने यानी स्टफिंग की कला क्या कहलाती है? जानवरों की खाल को संरक्षित करने और उन्हें जीवित जैसा दिखाने के लिए भरने यानी स्टफिंग की कला क्या कहलाती है? तो टैक्सीडर्मी कहलाती है। टैक्सीडर्मी कहलाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीर वाद्य है? इनमें से एक सुशीर वाद्य कौन सा है? तो पुंगी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। 1932 में जे चैडविक ने किस उप परमाणु कण की खोज की थी? 1932 में जे चैडविक ने किस उप परमाणु कण की खोज की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। लार्ड खान मंदिर कहां स्थित है? लार्ड खान मंदिर ये कहां पर स्थित है? तो एहोल कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा एसिटिक अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत है? एसिटिक अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन सा है? तो सिरका है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों, हम जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि भाई हमें पूरे रियल क्वेश्चन को चेक करना है, टाइप देखना है, किस टॉपिक से अधिक क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप सारे क्वेश्चन को जरूर देखिएगा भाई। ओके, जल्दी जल्दी हम लोग हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। फोगट बहनें निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वो तो भाई जो फोगट बहनें थी, आप नाम सुने होंगे, वो रेसलिंग करती थी, यानी ये तो कुश्ती से बिलोंग करती हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। चंद्रमा किस बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है? चंद्रमा किस बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है? तो बताएंगे आप सभी। तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। अगस्त 2025 तक बृहस्पति यानी जुपिटर के पास कितने ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह यानी मून है? अगस्त 2025 तक बृहस्पति के पास कितने ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो पूरे 97 मून है यानी उपग्रह हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। राजा जे चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? राजा जे चलैया समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 1991 में की गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। 1801 में किस अवध के नवाब को अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने और अपना आधार क्षेत्र सौंपने के लिए मजबूर किया गया था? 1801 में किस अवध के नवाब को अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने और अपना आधार क्षेत्र सौंपने के लिए मजबूर किया गया था? तो भाई सादत अली खान को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा रंग जूडो बेल्ट का मानक रंग नहीं है? इनमें से कौन सा रंग जूडो बेल्ट का मानक रंग नहीं है? तो गुलाबी नहीं यानी पिंक कलर नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। सांची स्तूप के शिल्प मुख्य रूप से क्या चित्रित करते हैं? सांची स्तूप के शिल्प मुख्य रूप से क्या चित्रित करते हैं? तो वे बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं के उद्देश्य को चित्रित करते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। मानव उत्सर्जन प्रणाली में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट यानी यूरिया का मुख्य रूप से रक्त से कौन हटाता है? मानव उत्सर्जन प्रणाली में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट यूरिया को मुख्य रूप से रक्त से कौन हटा है, ये सवाल पूछा है। तो भाई ग्लोमेरुलस हटा है। बी ऑप्शन ग्लोमेरुलस आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना पहला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कब और किस टीम के खिलाफ खेला था? भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना पहला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कब और किस टीम के खिलाफ खेला था? तो 1 दिसंबर 2006 को पहला मैच खेला था, जो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। भारत की 7वीं पंचवर्षीय किस वर्ष शुरू हुई थी? ये सवाल तो भाई कोई गलती नहीं कर सकता। ये जो सवाल गलती किया होगा वो भाई उसका बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई ये सवाल गलती करने लायक नहीं था भाई। ये तो सब कोई कर सकता। भारत की 7वीं पंचवर्षीय किस वर्ष शुरू हुई थी? शुरू की बात करें तो 1985 में हुई थी। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों से कौन से भारतीय क्षेत्र प्राप्त किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों से कौन से भारतीय क्षेत्र को प्राप्त कर लिया था? तो भाई उत्तर पश्चिम भारत को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। लायन एंड पीकॉक नृत्य किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है?
लॉयन एंड पिकॉक नृत्य किस भारतीय राज्य के एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। बीइंग इंडियन इनसाइड द रियल इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बीइंग इंडियन इनसाइड द रियल इंडिया नामक पुस्तक के लेखक की बात करते हैं तो पवन के वर्मा है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किस खेल में छड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता है? यानी किस खेल में छड़ी का उपयोग नहीं किया जाता है? जैसे हॉकी में किया जाता है, गोल्फ में किया जाता है, बिलियर्ड्स में किया जाता है, लेकिन शॉर्ट पुट में छड़ी का उपयोग किया जाता है नहीं किया जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के बारे में कौन सा कथन सही है? दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई थी तवारीख, तो इसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो याद रखिएगा, लेखकों ने सुशासन और न्यायपूर्ण शासन की सलाह दी थी। इस तवारीख के बारे में यही लिखा गया भाई। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। लेखकों ने सुशासन और न्यायपूर्ण शासन की सलाह दी थी, यही लिखा था भाई तवारीख में। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंतीदुर्ग था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो भाई गोदावरी नदी को। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को। पचे हुए वसा का अवशोषण और परिवहन लासिका के माध्यम से किस अंग से होता है? पचे हुए वसा का अवशोषण और परिवहन लासिका के माध्यम से किस अंग से होता है? तो भाई छोटी आंत से होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। आधुनिक चेन्नई मद्रास शहर का विकास किस ब्रिटिश किले के चारों ओर हुआ था? आधुनिक चेन्नई मद्रास शहर का विकास किस ब्रिटिश किले के चारों ओर हुआ था? तो भाई फोर्ट सेंट जॉर्ज किले के चारों ओर हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। भारत में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? भारत में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, लेकिन क्यों मनाया जाता है? यह सवाल आपसे भी पूछा है। तो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के कारण। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को। भारतीय अर्थव्यवस्था ने पहली बार किस वर्ष $1 ट्रिलियन का आंकड़ा पार किया था? भारतीय अर्थव्यवस्था ने पहली बार किस वर्ष $1 ट्रिलियन का आंकड़ा जो कि पार कर लिया था? तो 2007 में ही। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्राथमिक क्षेत्र में कुल कार्यबल भागीदारी दर कितनी थी? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्राथमिक क्षेत्र में कुल कार्यबल भागीदारी कितनी थी? कितने परसेंटेज की थी? तो पूरे 54.6% की थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। भारत का वह एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पर लाइट के संसाधन पाए जाते हैं? भारत का वह एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पे पर लाइट के संसाधन पाए जाते हैं? तो वह एकमात्र राज्य गुजरात है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। अनेकांतवाद किस व्यक्तित्व से संबंधित एक मौलिक सिद्धांत है? अनेकांतवाद किस व्यक्तित्व से संबंधित एक मौलिक सिद्धांत है? तो यह महावीर स्वामी संबंधित एक मौलिक सिद्धांत है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 क्या पूछा था? साध प्ली अंग जिसे प्लेट डांस भी कहा जाता है किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? साध प्ली अंग जिसे प्लेट डांस भी कहते हैं किस राज्य का पारंपरिक ये लोक नृत्य है? तो ये मेघालय राज्य का लोक नृत्य है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में कौन सा विषय शामिल है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में कौन सा विषय शामिल है? तो व्यापार संघ शामिल है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। बैठकी होली उत्सव किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बैठकी होली उत्सव किस भारतीय राज्य से संबंधित है?
तो ये उत्तराखंड से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। 2027 की जनगणना अधिसूचना के अनुसार लद्दाख के लिए संदेश तिथि क्या है? 2027 की जनगणना अधिसूचना के अनुसार लद्दाख के लिए संदेश तिथि क्या है? 1 अक्टूबर 2026 है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, 58 नंबर। भारतीय मर्चेंट नेवी की पहली महिला कैप्टन कौन है? भारतीय मर्चेंट नेवी की पहली महिला कैप्टन कौन है? राधिका मेनन है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 को। भारत की दूसरी पंचवर्ष योजना का समाप्ति वर्ष क्या था? स्टार्ट हुआ था 1956 में, समाप्त हुआ था 61 में। समाप्ति का पूछा तो 1961 हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ये जो 66 है 1966, ये तीसरी पंचवर्ष योजना का समाप्ति वर्ष है। तीसरी पंचवर्ष योजना 1961 में स्टार्ट हुआ था, 66 में समाप्त हुआ था। 67-68 में भाई भारत पाकिस्तान की युद्ध चल रहा था और तीसरी पंचवर्ष योजना की विफलता कारण था यही। 67-68 में योजना अवकाश लागू हुआ था। उसका चौथी पंचवर्ष योजना 1969 से स्टार्ट हुआ था, 74 में समाप्त हुआ था। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 क्या पूछा था? निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य है? इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य है भाई? ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर। बांग्लादेश नहीं है भाई, पाकिस्तान नहीं है, इंडोनेशिया नहीं है, तो बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 61। 1977 के औद्योगिक नीति वक्तव्य के अनुसार अति लघु इकाई यानी टीनी यूनिट के लिए अधिकतम निवेश सीमा क्या थी? 1977 के औद्योगिक नीति वक्तव्य के अनुसार अति लघु इकाई के लिए अधिकतम निवेश सीमा कितने लाख रुपए की थी या कितने हजार रुपए की थी? तो याद रखिएगा पूरे 1 लाख रुपए की थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में स्थापित के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में स्थापित इसके पहले प्राप्तकर्ता कौन थे भाई? आप सभी को मालूम होगा, देविका रानी थी। ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर है। कई सवाल तो भाई आप सभी को ऑप्शन पढ़ने से आ जा रहा है। याद रखिए, जब भी आप शिफ्ट में बैठे तो सवाल को पढ़िए और ऑप्शन को भी पढ़िएगा, आपको मालूम चढ़ जाएगा भाई। ठीक है, यदि आपने एक बार भी उस सवाल को पढ़ा होगा, ऑप्शन को पढ़ा होगा, तो आप आराम से उसे सॉल्व कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2020 को किन 2 बैंकों का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया? 1 अप्रैल 2020 को किन 2 बैंकों का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया था? वो 2 बैंक कौन से हैं? तो एक आंध्रा बैंक था और एक कारपोरेशन बैंक था। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व गोवा में मुख्य रूप से किस महीने मनाया जाता है? सेंट फ्रांसिस जेवियर का जो पर्व है वो गोवा में मुख्य रूप से किस महीने मनाया जाता है? तो दिसंबर के महीने मनाया जाता है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी है? प्रायद्वीपीय नदी की बात करें तो भाई महानदी एक प्रायद्वीपीय नदी है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने मार्च 2025 में VLSR-SAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस तट से किया? भाई आप सभी को नासा से रिलेटेड, इसरो से रिलेटेड, डीआरडीओ से रिलेटेड जितने भी भाई संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसको पढ़ लेना है भाई, क्योंकि सवाल हर शिफ्ट में आ रहे हैं। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने मार्च 2025 में VLSR-SAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस तट से किया था? तो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा से किया था। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 67। मध्यकाल में पदावली कीर्तन की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? मध्यकाल में पदावली कीर्तन की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई थी? तो इसकी उत्पत्ति पश्चिम बंगाल से हुई थी। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 68। पारंपरिक लोकनृत्य सम्मिक उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? पारंपरिक लोकनृत्य सम्मिक उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो इसकी उत्पत्ति पंजाब से हुई थी। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। हाल ही में किस देश ने चंद्रयान पहले अनुसंधान उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है? हाल ही में किस देश ने चंद्रयान पहले अनुसंधान उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है?
तो ईरान देश ने किया है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल को देखिए 70 नंबर को। भारत में पहली बार नेशनल जूडो शतरंज किस वर्ष आयोजित की गई थी? भारत में पहली बार नेशनल जूडो शतरंज किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो पहली बार 1966 में की गई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 71 को। भारत का जनगणना अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? ये तो बहुत बेसिक सवाल था भाई कि भारत का जनगणना अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो 1948 में किया गया था। ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 72। हवा महल की वास्तुकला किस हिंदू देवता को समर्पित है? हवा महल की वास्तुकला किस हिंदू देवता को समर्पित है? बताएंगे आप सभी। तो भगवान कृष्ण जी को समर्पित है। ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 73 को। सालबाई की संधि किस वर्ष हुई थी? सालबाई की संधि किस वर्ष में हुई थी? 1782 में हुई थी। ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 74। 19 जुलाई 1969 को भारत सरकार द्वारा कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 19 जुलाई 1969 को भारत सरकार द्वारा कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? पूरे 14 बैंकों का निजी राष्ट्रीयकरण किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए 75 को। मोनपा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? मोनपा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 76। बेकिंग सोडा का मुख्य कार्य क्या है? बेकिंग सोडा का मुख्य कार्य क्या है? केक और ब्रेड को फुलाना। बेकिंग सोडा का यही मेन काम होता है, किसी चीज को फुलाना, केक और ब्रेड को। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को देखिए 77 को। मानव शरीर का मुख्य समन्वय अंग कौन सा है? मानव शरीर का जो मुख्य समन्वय अंग की बात कर रहे हैं भाई, ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क होता है। ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए 78 को। भारतीय जनगणना के अनुसार जनसंख्या को आर्थिक स्थिति कार्य के आधार पर कितने मुख्य भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय जनगणना के अनुसार जनसंख्या को आर्थिक स्थिति के आधार पर कितने मुख्य भागों में विभाजित किया है? तो पूरे 3 भागों में विभाजित किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 79 को। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पौने किस अक्षांशों के बीच प्रभावित होती है? दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पौने किन अक्षांशों के बीच प्रवाहित होती है? तो 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री दक्षिण में प्रवाहित होती है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 80। चंद्रयान 3 मुख्य रूप से चंद्रमा के किस हिस्से और किन वैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है? चंद्रयान 3 मुख्य रूप से चंद्रमा किस हिस्से और किन वैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है उसे? तो दक्षिणी ध्रुव की सतह का तापीय और रासायनिक विन्यास के लिए भेजा गया है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 81 को। चंद्रयान 3 के लैंडर में लगे ILSA पेलोड का मुख्य कार्य क्या है? बताइए भाई। चंद्रयान 3 के लैंडर में लगे ILSA पेलोड का मुख्य कार्य क्या है? चंद्रमा पर भूकंपीय गतिविधियों का पता लगाना, इसका यही मुख्य कार्य है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन गैर संपर्क बल का उदाहरण है? इनमें से कौन सा गैर संपर्क बल का उदाहरण आपको बताना है? तो कौन सा भाई? चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल है, ये गैर संपर्क बल का उदाहरण है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट है? भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सा इनमें से है? तो विक्रम यस है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 84। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन के बचपन का नाम क्या था? प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे था। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 85 को। 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज का नेतृत्व किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज का नेतृत्व किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। लाल सलाम उपन्यास के लेखक या लेखिका इनमें से कौन है? लाल सलाम उपन्यास के लेखक या लेखिका इनमें से कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर
87 क्या पूछा था, अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजा बनवाया था भाई। ये सवाल हमने आपको कई बार कराया था कि अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजा बनवाया था। पीडीएफ में भी ये सवाल भाई गुजरात पर, ऑप्शन से परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 88, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने खेल में डोपिंग पर पहला विश्व सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने खेल में डोपिंग पर पहला विश्व सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया था, तो 1999 में। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 को सॉल्व करिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन यानी इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन का 113वां सत्र 2025 में कहां आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन आईएलओ का 113वां सत्र 2025 में कहां पर आयोजित किया गया था, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया था। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 को, ऐश्वर्या राय बच्चन ने किस वर्ष मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। ऐश्वर्या राय बच्चन ने किस वर्ष मिस वर्ल्ड का खिताब जीत लिया था, तो वर्ष 1994 में। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 को, भारतीय संविधान के अनुसार एक वर्ष में संसद के कम से कम कितने सत्र आयोजित होने अनिवार्य हैं। भारतीय संविधान के अनुसार एक वर्ष में संसद के कम से कम कितने सत्र आयोजित होने अनिवार्य हैं, तो पूरे 2। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 92, पेनाल्टी लाइन और फ्री थ्रो लाइन शब्द किन खेलों से संबंधित है। तो साथियों, जो पेनाल्टी लाइन है और फ्री थ्रो लाइन है, ये शब्द किन खेलों से संबंधित होते हैं, तो ये हैंडबॉल और बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 93, प्राचीन मगध साम्राज्य में व्यापार और परिवहन के लिए किन नदियों का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था। प्राचीन मगध साम्राज्य में व्यापार और परिवहन के लिए किन नदियों का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था, तो भाई गंगा और सोन नदी का प्रयोग किया जाता था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 94, ब्रिक यानी किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है। ब्रिकाणु या तो नेफ्रॉन होती है भाई। ऑप्शन में बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 95, एक निश्चित समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। एक निश्चित समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलते हो, चाल बोलते हैं। सिंपल सवाल था, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 96, 2025 में मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल करने के बाद भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं, बताएंगे आप सभी। 2025 में मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल करने के बाद भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं, तो अभी तक पूरे 44 विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 को, काकरा पार परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है। काकरा पार परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे भाई, और अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन बताएंगे। निम्नलिखित में से भाषाओं का कौन सा जोड़ा भारत की अनुसूचित भाषाओं 8वीं अनुसूची में शामिल है। बहुत आसान सवाल है भाई, बताइए भाषाओं का कौन सा जोड़ा भारत की अनुसूचित भाषाओं यानी 8वीं अनुसूची में शामिल है, बताइए। तो एक मैथिली थी और एक संथाली थी, यही जोड़ी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन भी परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 99, झुम्पा लाहिड़ी द्वारा मूल रूप से इतालवी में लिखी गई पुस्तक कौन सी है। झुम्पा लाहिड़ी द्वारा मूल रूप से इतालवी में लिखी गई पुस्तक कौन सी है, तो इन अदर वर्ड्स है। इन अदर वर्ड्स, सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। ओके, अगला सवाल देखिए 100 नंबर का, बुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। बुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई, जागृत या प्रबुद्ध व्यक्ति होता है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 101, भोजपुरी क्षेत्र की पारंपरिक लोक विद्या बिरहा मुख्य रूप से क्या दर्शाती है। भोजपुरी क्षेत्र की जो पारंपरिक लोक विद्या है बिरहा है, जो कि मुख्य रूप से क्या दर्शाती है, तो बिरह या जादुई का दर्द ये दर्शाती है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 102 को, हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है।
हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो संदीप सांगवान को किया गया था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में बैंकों के एकीकरण के पक्ष में नहीं था? कौन सी समिति भारत में बैंकों के एकीकरण के पक्ष में नहीं था? तो तेंदुलकर समिति नहीं था भाई। तो बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 104। गुरु नानक देव जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? गुरु नानक देव जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, कौशल राज्य में किस प्राचीन शहर को साकेत के रूप में जाना जाता था? कौशल राज्य में किस प्राचीन शहर को साकेत के रूप में जाना जाता था? तो अयोध्या का जाना जाता था। बी ऑप्शन अयोध्या बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? इनमें से कौन सी पुस्तक है जो कि जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई है? बताएंगे आप सभी। तो भाई भारत की खोज। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 107। भारत में पहली विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब घोषित की गई थी? भारत में पहली विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब घोषित की गई थी? तो अप्रैल 2000 में घोषित की गई थी। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 108। द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय जल सीमा की लंबाई लगभग कितनी किलोमीटर की है? द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय जल सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? 7516 किलोमीटर की है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 109। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो AIIB है ना, इसका फुल फॉर्म याद रखिए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। इसकी औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुई थी? औपचारिक स्थापना की बात करें 2015 में हुई थी। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 110। गालमाका उत्सव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? देखिए भाई, यही सवाल हम कह रहे थे भाई कि मैं भी भाई ये देखिए पहली बार नाम सुना था भाई, मैंने कभी नहीं पढ़ा था भाई, रियलिटी बता रहा हूं आपको। गालमाका उत्सव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? कोई भी टीचर ये सवाल नहीं कराया होगा भाई, मैं मानता हूं भाई। लेकिन भाई मैंने देखा तो बुक में दिया था, लेकिन भाई मैंने बुक में देखा तो अच्छी तरीके से दिया इसका नाम। ओके दोस्त मेरे, हम आपको दिखा देंगे किस बुक में दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 111। इप्पोन शब्द का प्रयोग किस खेल में पूर्ण अंक या त्वरित जीत के लिए किया जाता है? इप्पोन शब्द का प्रयोग किस खेल में पूर्ण अंक या त्वरित जीत के लिए दिया जाता है भाई? तो जूडो में। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 112। बोलकात कर्नाटक राज्य की किस प्रकार की कला है? बोलकात कर्नाटक राज्य की किस प्रकार की कला है? तो ये नृत्य शैली है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 113। भारत में बी निवेश आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में बी निवेश आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1996 में हुई थी। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 114। इंसुलिन हार्मोन द्वारा किसी बीमारी का उपचार या प्रबंधन किया जाता है? इंसुलिन हार्मोन द्वारा किस बीमारी का उपचार या प्रबंधन किया जाता है? तो मधुमेह की। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 115। वर्षा, कोहरा और लगभग सभी अन्य मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है? वर्षा, कोहरा और लगभग सभी अन्य मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कूदने से संबंधित नहीं है? कौन सा शब्द कूदने से संबंधित नहीं है? तो डिस्कस थ्रो। ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 117। नाहरकटिया तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? नाहरकटिया तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 118। किस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? किस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं? लाला लाजपत राय जी को। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 119। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? तो भाई ब्रह्मपुत्र में स्थित है। जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली किस नदी में स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में।
नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 120। एलएफ हिंस्टन कॉलेज कहाँ स्थित है? एलएफ हिंस्टन कॉलेज कहाँ पे स्थित है? तो ये मुंबई शहर में स्थित है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 121। SECC 2011 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आर्थिक स्थिति मापने के लिए कितने वंचना संकेतों का उपयोग किया गया था? SECC 2011 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आर्थिक स्थिति मापने के लिए कितने वंचना संकेतों का उपयोग किया गया था? तो पूरे 7 संकेतों का उपयोग किया गया था। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 122। पंखेड़ा लोकगीत पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है? पंखेड़ा लोकगीत पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 123। प्राचीन भारत में जमींदारों और योद्धाओं जैसी शक्तिशाली समूह के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था जो राजाओं को सैन्य सहायता प्रदान करते थे? प्राचीन भारत में जमींदारों और योद्धाओं जैसे शक्तिशाली समूह के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था जो राजाओं को सैन्य सहायता प्रदान करते थे? तो उन्हें सामंत कहते थे। ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 124। भारत की जनगणना के अनुसार किसी बस्ती को जनगणना शहर के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कितने विशिष्ट मानदंड पूरे होने चाहिए? भारत की जनगणना के अनुसार किसी बस्ती को जनगणना शहर के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कितने विशिष्ट मानदंड पूरे होने चाहिए? तो पूरे 3। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए भाई, लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का आपकी स्क्रीन पर। वर्ष 2025 से शुरू होने वाली मनुष्यों की 7वीं पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? वर्ष 2025 से शुरू होने वाली मनुष्यों की 7वीं पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? जनरेशन बीटा नाम दिया गया है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। तो साथियों, फाइनल 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके भाई, जो आपके 9 से लेकर 13 फरवरी की शिफ्ट में सवाल आए थे। तो जिनका पेपर हो चुका वो अपना आंसर की मिला ले, जिनका पेपर आने वाले शिफ्ट में वो टाइप देख ले किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। डेली क्लास इसी तरह आएगी साथ ही आपके पूरे एग्जाम तक। आज आपका 15 फरवरी है, महाशिवरात्रि है, तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा भाई। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, रिवीजन करके जाइए आप लोग, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करके जरूर रखिएगा भाई। तो मिलते हैं एक और नए क्लास में इसी के साथ। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।